गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अमन कोचड़ आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी क्लासेस फॉर 11th एंड 12th, जहां पर मैं दोनों ही लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं साइकोलॉजी के लिए। आज का हमारा टॉपिक होगा साइकोलॉजी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 2 है, अगेन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म, या जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था साइको डायनेमिक अप्रोच, या हमारे पास सेल्फ और पर्सनालिटी को असेसमेंट के लिए पर्सनालिटी के जानने के तरीके जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एंड द थ्री ईगो पार्ट्स एंड द थ्री पार्ट्स इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये तीन पार्ट्स के बाद अब हम आते हैं कि किस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि इड और ईगो के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, कि इड जो है वो ऑर्डर देता है ईगो को, ताकि जो इड के इम्पल्सेस, जो उसके डिजायर्स, जो ग्रेटिफिकेशन बनी है, जो नीड आई है, वो ईगो रियलिटी में पूरा करे, फुलफिल करे। बट वहीं के वहीं ईगो के साथ एक और उसका एक पार्टनर होता है जिसे हम कहते हैं सुपर ईगो। और सुपर ईगो क्या करता है, बेसिकली अपने मोरल्स और एथिक्स की वजह से रेगुलेट करने की कोशिश करता है ईगो के उस वर्किंग रियलिटी प्रिंसिपल को, जहां तक कि ताकि हो सकता है कि इंडिविजुअल की जो ईगो डेवलप की गई थी इड के द्वारा, वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाए, वो नीड सप्रेस हो जाए और वो नीड आगे सोसाइटी को हार्म ना करे या हर्ट ना करे। जिस तरीके से सुपर ईगो और ये मॉडल जो हमारा बनता है, जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में आइसबर्ग मॉडल भी समझाया था और उसी के साथ इड, ईगो और सुपर ईगो को समझाने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस पार्ट में जो कि हमारा होता है ईगो का, ईगो के एक पार्ट में जब रियलिटी से चेक करवाना होता है, यानी कि रियलिटी प्रिंसिपल पे हमें पता है कि ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, इड की जितनी भी फंक्शनिंग्स हैं, इड की जितनी भी नीड्स हैं, वो सारी ईगो फुलफिल करेगा इन द सोसाइटी। अब उसको रेगुलेट करने के लिए भी हमें पता है कि मोरल और एथिकल वैल्यूज कौन देता है, उसको सुपर ईगो। ठीक, अब इड को एनर्जी कौन देता है? इड को एनर्जी के देने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं लिबिडो। और ये किस तरीके की एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड? ये होती है सेक्सुअल एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी किस तरीके से कि जो भी कंडीशंस सेक्स से रिलेटेड होंगी या सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए होंगी, ज्यादातर कंडीशंस इड उन्हीं को फुलफिल करवाएगा, बाय हुक और बाय क्रुक। वो बेसिकली कंसिक्वेंसेस या अपने रिजल्ट्स नहीं देखते हुए, वो नहीं जानता, बिकॉज इड जो है अनकॉन्शियस में काम करता है। इड नहीं जानता कि सोसाइटी में या रियलिटी में चीजें किस तरीके से हैंडल की जा सकती हैं। इड तो बस ऑर्डर दे देता है और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए बेचारा हमारा ईगो जो है वो काम पे लग जाता है। और अगर ईगो कंट्रोल में ना आए तो वो हो सकता है कि सिचुएशन या वो इम्पल्स जो जनरेट हुई है, जो नीड ग्रेटिफाई करनी है, वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो और उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को हार्म करे। बट यहीं पर अब हमारे पास एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, वो आता है। मैं अगेन आपकी एनसीईआरटी की बुक्स लूंगा और उसकी मदद लूंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। According to Freud, much of human behavior reflects an attempt to deal with or escape from anxiety. जो भी घबराहट या जो भी एक ऐसी कंडीशन जिसे हम एंग्शियस रिस्पॉन्स कहते हैं, एंग्जाइटी होता क्या है बेसिकली? एंग्जाइटी एक ऐसा डिसऑर्डर माना गया है, एंग्जाइटी एक ऐसी कंडीशन मानी गई है साइकोलॉजिकली इंडिविजुअल्स में, जहां पर उस इंसान को डर लगता है फ्रॉम द अननोन। एंग्जाइटी या एंग्शियस रिस्पॉन्स बेसिकली यही होते हैं, बिकॉज हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूसली हमें रियलिटी चेक्स देता रहता है और साथ ही साथ हमें ये प्रोवाइड करवाता रहता है सॉल्यूशंस या कंडीशंस, ताकि हम प्रिकॉशन के साथ आगे चल सकें अपने फ्यूचर में। बट वहीं के वहीं अगर वो प्रिकॉशनरी हमारा माइंड इतना ज्यादा वेवरिंग हुआ या इतना ज्यादा हमारा माइंड तेज हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा आगे का सोचने लग जाता है, तो होता क्या है कि फ्यूचर कंडीशंस को लेके जो हो सकता है कि रियल ना भी हो, उनको लेके हमारा माइंड प्रेजेंट में हमसे कुछ ऐसे काम करवाता है जिसे हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। हाउ द ईगो डील्स विद एंजाइटी लार्जली डिटरमाइंस हाउ पीपल बिहेव।
फ्रॉइड बिलीव दैट पीपल अवॉइड एंजाइटी मेनली बाय डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म्स, उस घबराहट को, वो घबराहट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिचुएशन देता हूँ। जैसे कुछ बच्चे ने, कोई एक स्टूडेंट था और उस स्टूडेंट ने क्या किया कि कोई एग्जाम था उसका, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी का ही एग्जाम था उसके स्कूल में, एंड उसने लास्ट नाइट प्रिपेयर नहीं किया। ठीक, लास्ट नाइट उसकी प्रिपेयर्डनेस ना होने की वजह से उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा दैट वुड बी ऑफ फियर और एंशियसनेस। ठीक, अब जब वो एग्जाम देने जाता है और एग्जाम दे देता है तो उसके बाद जब उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स में उसको क्या देखने को मिलता है कि उसके मार्क्स लो थे। अब यहाँ पर उसका ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है ताकि उस बच्चे की जो एंजाइटी है वो ऊपर ना आए, वो सरफेस पे ना दिखे, वो दबी ही रहे। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो कहता है कि टीचर ने पेपर मुश्किल बनाया था, ठीक, या मेरा पेन नहीं चल रहा था। ऐसी चीजें कह के वो एक बहुत ही सिंपल तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म जो आपके बुक में भी है, दैट इज रेशनलाइजेशन। तो वो बेसिकली रेशनलाइजेशन कर देता है। क्या होता है रेशनलाइजेशन? अ पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर वो उस चीज को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल बना देता है कि मैं तो पढ़ के आया था, ठीक, उसका ये अनरीजनेबल फीलिंग और बिहेवियर है क्योंकि ऐसा सच्ची में तो हुआ नहीं था, रियलिटी में हुआ नहीं था, बट उसके माइंड ने क्या क्लिक करवाया कि जी अब आप रेशनलाइज करो इस चीज को। कैसे? आप कोई भी एक एक्सक्यूज, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सक्यूज कहते हैं, दोज आर बेसिकली द डिफेंस मैकेनिज्म्स इन द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक, तो ये एक मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया। और एक और चीज यहाँ पर, अब मैं कई एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी से अलग भी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पर आपको समझ में आएगा कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। सो मैं जितने भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो सारे नोट डाउन कर लेता हूं एक बार, ताकि बार बार मुझे समझाने में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अभी हम इन दोनों पे बात करते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास रिप्रेशन और प्रोजेक्शन। ठीक, फ्रॉइड has described many defense mechanisms. The most important is repression, in which anxiety provoking behaviors, ऐसी behaviors जहां से एंजाइटी या घबराहट पैदा हो सकती है फ्यूचर को लेके, और थॉट्स, ऐसी सोच भी, आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस। ऐसे थॉट्स, ऐसे बिहेवियर जो कि एंजाइटी को ला सकते हैं, क्या कहा मैंने? रिप्रेशन इज एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर या थॉट, यानी कि इस ऐसी कंडीशन से जो कि आपके अनकॉन्शियस में चल रही है, जिससे एंजाइटी को प्रोवोक किया जा सकता है, यानी कि एंजाइटी को बढ़ावा मिल सकता है। और वो क्या चीजें हो सकती है? या तो उस इंसान का बिहेवियर हो सकता है वैसा, या उस इंसान में वैसी सोच डेवलप हो सकती है, या एक उसके मन में ऐसा थॉट आ सकता है। अब उसको हमारा अनकॉन्शियस ही टोटली डिसमिस कर देता है। अब होता क्या है कि हमारा अनकॉन्शियस ही उसे डिसमिस करने के लिए मदद करता है और ट्राई करता है कि मैं इस थॉट को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने ही ना दूं, क्योंकि कॉन्शियस जब तक वो इंसान नहीं होगा तब तक वो रियलिटी में फील नहीं कर सकता उस चीज को। अनकॉन्शियसली वो वैसा फील कर रहा है, बट वो फीलिंग सप्रेस की जा सकती है, वो फीलिंग दबाई जा सकती है, आइदर कॉन्शियसली जिसको हम सप्रेशन कहते हैं, और आइदर अनकॉन्शियसली जिसको हम रिप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बुक का एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पर। व्हेन अ पर्सन सेज आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड दैट, thus when a person says I do not know why I did that, some repressed feeling or desire is expressing itself. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक इंसान नहीं जानता कि वो उसने ये काम कैसे कर दिया, उसे पता ही नहीं चलता कि उसने ये क्या कह दिया। इसे हम साइकोलॉजी में फ्रॉइडियन स्लिप या स्लिप ऑफ टंग भी कहते हैं, जहां पर ये कंडीशन एक तो बिहेवियर में आ सकती है और ये कॉन्शियसली थोड़ा सा डेवलप करवा सकती है हमें हमारे बोलने में।
हो सकता है बहुत बार एक फ्रॉइडियन स्लिप हुआ हो जहां पर हमने नाम गलत ले दिया हो। जैसे बहुत ही बार ऐसा क्या होता है, जब हमारे पास स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ जब लेक्चर्स नए नए लिए जाते हैं तो वहां पर सर और मैम दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो एक पीरियड में सर आ गए, हो सकता है अगले पीरियड में मैम आ जाए। तो वहां पर बच्चा खड़ा होता है और वो एकदम से बोलता है यस सर, और हो सकता है कि सामने मैम हो। तो ये अनकॉन्शियस एक रिप्रेशन था जहां पर उसका एक डिजायर था मैम कहने का, बट उसने सर कह दिया और उसको ये स्लिप ऑफ टंग कहलाता है। तो ये हमारे पास होता है रिप्रेशन, ठीक। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है प्रोजेक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा चीज देखी जाती है। प्रोजेक्शन एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई गेस कि जिनको पता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, दैट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं पता है तो प्लीज आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को जाके देखें और समझें कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में नार्सिसिज्म क्या होता है एंड ये किस तरीके से इतना ज्यादा आई वुड से द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ट्रीटेबल, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ये ट्रीट किया जाता है। मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इज वन दैट इज नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा ये डिफेंस मैकेनिज्म उनकी ईगो की तरफ से देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन होता क्या है, जहां पर इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर्स और अपनी पर्सनालिटी के ट्रेट्स दूसरों पर एट्रीब्यूट करता है, दूसरों को शो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एंड द पर्सन ए ने की आवाज थोड़ी सी ऊंची हो गई और वो थोड़ा सा लाउड टोन में चला गया, तो वो एकदम से क्या करेगा, तो वो सामने वाले को बोल देगा कि यार तू धीरे बोल, तू इतना तेज क्यों बोल रहा है। और जबकि हो सकता है कि वो इंसान खुद ही बोल रहा हो। एंड व्हाट द नार्सिसिस्टिक्स डू इज कि ये इसी तरीके से इमोशनल प्ले करते हैं एक तरीके से, एंड दिस इज द टर्म प्रोजेक्शन। बेसिकली वो प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्टर होता है जिस तरीके से, प्रोजेक्टर तो हमारे पास यहाँ पर रखा होता है, एक डिवाइस होता है प्रोजेक्टर, ठीक है। बट उससे जो फिल्म या उससे जो रेस वीडियोस क्रिएट की जा रही हैं या जो उसपे शो हो रही हैं, वो कहाँ दिखेंगे, ऑन द अदर एंड। तो बेसिकली वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स इंसान कहाँ पर शो करेगा, दूसरे की फीलिंग्स या दूसरे के थॉट्स पे। किस तरीके से, अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेंडेंसी may see other people as acting in an aggressive way towards her or him। तो वो इंसान जो खुद ही गुस्से में था, कैसा हो जाता है कि वो दूसरे को ऐसा जानने लग जाता है कि वो मुझे गुस्से में क्यों बात कर रहा है। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसकी ईगो में वो ये बात छिपी रह जाती है, उसके अनकॉन्शियस में, जहां पर वो उस एंजाइटी को प्रोवोक करता है। क्योंकि अगर वो मान ले कि मैं गुस्से वाला हूं, तो उसमें एंजाइटी आएगी, घबराहट आएगी कि मैं तो नहीं हूं गुस्से वाला। हो सकता है कि वो डर जाए, फियरफुल हो जाए कि अब मुझे इसको ठीक करना चाहिए, अब मुझे इसको कंट्रोल करना चाहिए। बट अगेन ऐसी पर्सनैलिटीज ऐसा नहीं करेंगी और एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस को अवॉइड करेंगी। तो ये होता है हमारे पास प्रोजेक्शन। अनकॉन्शियस एट्रीब्यूशन ऑफ वंस ओन एटीट्यूड एंड अर्जेस टू अदर पर्सन्स बिकॉज ऑफ इंटॉलरेंस और पेनफुल इफेक्ट अराउज्ड बाय दोज एटीट्यूड्स एंड अर्जेस। हो सकता है कि किसी इंसान ने, सपोज पर्सन यहां पर है हमारे पास पर्सन ए और यहां पर है हमारे पास पर्सन बी, ठीक। अब यहां पर कंडीशन क्या हो सकती है कि पर्सन ए जो था वो थोड़ा सा एग्रेसिव था, ठीक है, और ये थोड़ा सा शांत था, ये काम माइंडेड था। अब पर्सन ए ने कोई कन्वर्सेशन करी पर्सन बी के साथ, हमें पता है कि पर्सन ए और पर्सन बी कुछ बात कर रहे हैं, जहां पर पर्सन ए का ट्रेट है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, उसका एक टेंडेंसी है, बेसिकली उसका टेम्परामेंट थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है। वहीं के वहीं अगर पर्सन बी थोड़ा सा काम है और कुछ ऐसी बात हो गई जहां पर कि हमें उसके ईगो को प्रोवोक नहीं कराना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहां पर उसका एग्रेशन जो है वो डेवलप किया गया। और एग्रेशन की वजह से हुआ क्या कि उस इंसान ने अपना एग्रेशन सामने वाले पे बोल दिया कि तुम गुस्से में मत रहो, ठीक। और काम पहले तो इसने बोला पर्सन बी ने, और जब पर्सन बी ने कहा कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, तो इस इंसान ने कहा कि हाँ मैं शांत हूं, तुम धीरे बोलो। सो दिस इज प्रोजेक्शन, बिकॉज वहां पर थॉट नहीं है, मेंटल फिल्टर नहीं है, अपने बारे में सोचा नहीं गया है, रेशनल थिंकिंग नहीं की गई है। जैसे ही इसने बोला, इस पर्सन बी क्योंकि शांत था, उसको लगा कि ये थोड़ा सा लाउड टोन में जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा समझा दूं या बोल दूं,
एक हिंट दे दूं। तो इसने क्या किया, पर्सन बी ने समझाया और बोला कि आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, शांत बोलिए। अब वहीं पर पर्सन ए, क्योंकि उसमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन था, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वो एग्रेसिव टेंडेंसी जो उसमें थी, उसने उसको प्रोजेक्ट कर दिया दूसरे वाले पे कि मैं तो शांति हूं, आप शांत रहो। ठीक, तो ये इस तरीके की अर्जेस या यहाँ पर कहा गया है बिकॉज ऑफ इनटॉलरेंस। तो अगर इनटॉलरेंस है तो ये प्रोजेक्शन का डिफेंस मैकेनिज्म इंडिविजुअल्स में दिख सकता है। अब आते हैं एक थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम कहते हैं डिनाइल। नाउ व्हाट इज बेसिकली डिनाइल? अब डिनाइल होता क्या है? In denial, a person totally refuses to accept the reality. वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसके कॉन्शियस में सामने उसे दिख रहा है कि ऐसा सच है, बट वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टॉपर्स या क्लास के जो टॉपर्स होते हैं, वो इस तरीके का डिनाइल मोड, जिसे हम कहते हैं डिनाइल मोड में एकदम से चले जाते हैं। क्या होगा इसका एक मेन स्टेटमेंट? रिफ्यूजल ऑफ रियलिटी, रियलिटी का रिफ्यूजल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई टॉपर है एंड टॉपर बच्चे के मार्क्स आए, सपोज आउट ऑफ 50 उसके आए 45, बट कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उसके 48 के अराउंड बन सकते हैं, और वो कंप्लीटली डिनाई कर जाएगा। या तो अगर मार्किंग मिस्टेक होगी तो वो एक जेन्युइन रीजन होगा, बट अगर उसे कुछ नहीं दिख रहा है पेपर में और वो सारा पेपर देख चुका है, उसे सब कुछ मिल रहा है कि उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम कैसे हो गए, ठीक, तो वो कंप्लीटली डिनाइल में चला जाएगा। तो डिनाइल में किस तरीके से जाएगा? वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि उसके 45 मार्क्स आ सकते थे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हायर एक्सपेक्टेशन, ज्यादातर टेंडेंसीज क्या होती हैं, जो लोग या जो इंसान अपने आप को परफेक्शनिज्म में कहीं ना कहीं शो करते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, तो वो ज्यादातर ये डिनाइल ट्रेट या डिनाइल मोड ऑफ ईगो मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस, ये शो करते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट होना चाहते हैं हर चीज में। दे हैव अ इनर टेंडेंसी, उनका टेम्परामेंट है इस चीज का कि उन्हें परफेक्ट दिखना ही दिखना है। तो होगा क्या कि वो जब उनके अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं होगी, कोई टास्क उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो कैसे हो जाएंगे? एकदम डिनाइल में। वो सप्रेस नहीं करेंगे, वो रिप्रेस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? डिनाई कर देंगे कि ये तो हुआ ही नहीं था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो ये चीज गलत है। बेसिकली वो अपनी ईगो को प्रोवोक करने से रोक रहे हैं, उस एंजाइटी को रोक रहे हैं जिस वजह से उनमें घबराहट महसूस हो। तो दिस इज द मेजर एंड दिस इज द बेसिक, I would say this is the basic part and how the ego defense mechanism works on an individual. तो इसीलिए सुपर ईगो की मदद ली जाती है और हमारे मोरल्स और हमारे एथिक्स वहां पर काम आते हैं। बट कहीं ना कहीं ये डिफेंस मैकेनिज्म हर कोई यूज कर सकता है और करता भी है। अब साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म आएगा वो होगा रिएक्शन फॉर्मेशन का। अब ये रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है इसको भी समझते हैं। इन रिएक्शन फॉर्मेशन अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट द एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, तो वो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को कहीं ना कहीं माइंड के एक कॉर्नर में रख के ऑपोजिट वे में बिहेव करने लग जाता है। इसका मैं एग्जांपल आपकी बुक से ही दूंगा और रिएक्शन फॉर्मेशन को और थोड़ा सा समझाऊंगा। बेसिकली अनकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर्सनालिटी में ऑफ अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू एग्जैक्टली ऑपोजिट एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, इम्पल्सेस और बिहेवियर्स। जो इम्पल्सेस, जो बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल था, यानी कि वो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स आया, अनएक्सेप्टेबल थॉट आया, ये चीज तो समझ में आ गई ब्रेन को। अब उसको शो कैसे किया जाए इन अ वेरी एक्सेप्टेबल मैनर इनटू द सोसाइटी। ठीक, सो बेसिकली जैसे एग्जांपल दिया है, a person defends a person with strong sexual urges who channels her or his energy into religious fervor presents a classical example of reaction formation। होता क्या है
कि वो रिएक्शन फॉर्मेशन में एक तरीके से अपना रिएक्शन खुद ही इंसान फॉर्म करता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग हिज और हर थॉट, फीलिंग्स और पर्सनैलिटी। ठीक है, यहां पर हमें ये ज्यादातर चीज जो दिखाई देती है वो दिखती है हमें ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स में ये कंडीशन हमें ज्यादा दिखाई देती है जहां पर कि रिएक्शन फॉर्मेशन किया जाता है। उसका एक अनएक्सेप्टेबल इंपल्स आया, अनएक्सेप्टेबल थॉट, जिसे हम कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर, और ऑब्सेसिव थॉट, तो उसका ऑब्सेसिव थॉट आया दैट माय हैंड इज डर्टी फॉर एग्जांपल। एंड अब इसको ये ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा? बाय डूइंग अ फेवरेबल और बाय डूइंग व्हाट वी कॉल इज ऑपोजिट एटीट्यूड। अगर हाथ गंदा था तो हाथ साफ कर लेगा एकदम से, और ये उसका ओसीडी का सिम्टम बन जाएगा। ठीक, बट अगेन यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1, 2, 3 सिम्टम से कोई भी इंसान को हम कोई भी डायग्नोस नहीं कर सकते, या हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उस इंसान को इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है। सी, सो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें टैगिंग नहीं करनी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है और इसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा केयर का काम होता है। बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही सेंसिटिवली हमें इंसान के माइंड को देखना पड़ता है, उसकी फीलिंग्स को अडैप्ट करते हुए देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से अपने आप को शो करता है। सो टैगिंग, लेबलिंग करना ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, एंड आई होप कि जो स्टूडेंट्स ऐसा देखते हैं, अनकॉन्शियसली भी करते हैं, तो प्लीज ट्राई टू कंट्रोल इट। एंड क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस पर्सनालिटी का है, उसमें शाइनेस है, एग्रेसिवनेस है, वी डोंट नो। सो इसलिए हमें उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज द रेशनलाइजेशन। A person tries to make unreasonable feelings or behavior seem reasonable and acceptable। ठीक, तो वो अपने ही अनरीजनेबल बिहेवियर का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, ताकि वही उसका जो बिहेवियर अनरीजनेबल था, अभी तक सोसाइटी में अप्रूव नहीं किया था, उसको अप्रूवल मिल जाए बिकॉज ऑफ हिज ओन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक, प्रोवाइडिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इर्रेशनल बिहेवियर। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, अब रेशनलाइजेशन में क्या होगा? प्रोवाइडिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वो अपने ही उस इर्रेशनल थॉट को या बिहेवियर को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा बाय मोटिवेटेड बाय अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस विशेस। तो जो अनकॉन्शियस विशेस जो कि अनएक्सेप्टेबल थी, उनके द्वारा वो एक ऐसा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा जिससे हो सकता है कि उसका काम बन जाए, या जो उसका थॉट था वो सच हो जाए, या जो उसका बिहेवियर था वो अप्रूव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्टूडेंट, अब अगेन आपकी एनसीईआरटी बुक से, फॉर एग्जाम्पल when a student buys a new set of pens after doing poorly in an examination, he or she may try to rationalize her behavior by asserting, I'll do much better with these pens। है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस लॉजिक को, क्योंकि हो सकता है वो प्रिपेयर ना किया हो, पढ़ा ना हो, नोटबुक कंप्लीट ना हो, बहुत से ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, बट वो किस तरीके से रेशनलाइज करेगा कि मैं पेन अच्छा लाया हूं, अब इससे राइटिंग अच्छी आएगी, ठीक है, या मैं इस जगह पर बैठूंगा, इस जगह पर बैठ के, या मैं इस सीट पर बैठूंगा और मैं इस पेन से ही लिखता हूं, या मैं उस दिन सिर्फ ऐसी ही शर्ट पहन के जाऊंगा जिस तरीके से मेरा काम अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये एक रेशनलाइजेशन का बिहेवियर कहलाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर कही गई है, क्योंकि ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स ईगो में होते हैं, एंड ईगो कहीं ना कहीं हमारी अनकॉन्शियस में रिसाइड करती है, जिस वजह से ऐसा थॉट आ सकता है दैट, और ऐसा होता भी है दैट जो लोग ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, बेसिकली दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर डूइंग दैट। ठीक है, ईच डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे फॉर द ईगो टू डील विद द अनकंफर्टेबल फीलिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइटी। एंशियसली जो भी हमारे पास एक फीलिंग डेवलप की जाती है वो ज्यादा इवॉल्व ना हो और हमारे कॉन्शियस में हमारे वर्किंग कल्चर को या हमारी पर्सनालिटी को खराब ना कर दे, जिसके लिए ईगो अपना डिफेंस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि ईगो ही रियलिटी में काम कर रहा है और ईगो अपना डिफेंस स्टार्ट कर देगा।
So, however, Freud's ideas about the role of defense mechanisms have been questioned. कुछ चीजें कुछ obviously, क्योंकि जब कोई नया थ्योरी आता है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च की जाती है, तो उसपे ऑब्जेक्शंस होने भी बिल्कुल रेगुलर हैं, लाजमी हैं, जो कि होंगे ही होंगे, ठीक? बिकॉज हर एक इंसान का कोई ना कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड इसी को कहते हैं ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थिंकिंग। अब कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में मैं बात करूंगा, जहां पर हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म आता है बेसिकली रिग्रेशन, ठीक है? रिग्रेशन इज ऑल्सो लाइकली आउटकम इन सच सिचुएशंस, इट टेक्स अ पर्सन बैक टू एन अर्लियर स्टेज। तो रिग्रेशन में चला जाता है इंसान। रिग्रेशन, रिवर्जन टू मोड्स ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्लियर लाइफ स्टेजेस। इसका बहुत ही अच्छा एक डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द ओरल स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो यहां पर एक रिग्रेशन आता है, रिग्रेशन बेसिकली है क्या? ये रिग्रेशन एक तरीके का ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहां पर एक इंसान प्रीवियस स्टेज पर चला जाएगा, पुराने स्टेज पर चला जाएगा अपने इन अर्ली चाइल्डहुड। फॉर एग्जाम्पल, जिस इंसान को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, बिकॉज एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन आ गई, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, डिजीनेस, पैल्पिटेशंस, ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। एक दो भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, सिवियरिटी भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जनरलाइज एंजाइटी या फोबिया, सोशल एंजाइटी या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये सारी चीजें कहते हैं। सेपरेशन एंजाइटी बच्चों में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर होगा क्या कि प्रीवियस स्टेज में बच्चा किस तरीके से, या जो इंसान है वो कैसे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रेस में है, वो इंसान स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए क्या करेगा कि वो स्ट्रेस से लड़ने के लिए एक ऐसी कंडीशन डेवलप कर लेगा जहां पर हो सकता है कि उसकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल जाए और कहीं ना कहीं उसका वो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन ज्यादा ना आए, जिस वजह से वो क्या कर सकता है, स्मोकिंग की हैबिट डेवलप कर सकता है, क्योंकि वो उसके साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में ओरल स्टेज में डेवलप की गई थी, जहां पर नीड्स का ग्रेटिफिकेशन ओरली या थ्रू माउथ होना था, जिस वजह से वो इंसान जो है स्मोकिंग की हैबिट डेवलप कर सकता है अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अब उसके ब्रेन की कंडीशनिंग बन जाएगी ऐसी कि जब भी उसको स्ट्रेस होगा तो कंडीशन क्या होगी कि जब भी उस इंसान को स्ट्रेस होगा, उसका माइंड, उसका इड प्लेजर लेने के लिए ईगो को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, और ईगो उस पर वर्क कैसे करेगा, बाय द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो ये कंडीशन डेवलप की जाती है बिकॉज ऑफ रिग्रेशन, कि वो अपने अर्लियर स्टेज में चला गया जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसके माइंड को प्लेजर मिल रहा था अनकॉन्शियसली, उसकी ग्रेटिफिकेशन हो रही थी थ्रू द एरिया ऑफ माउथ और थ्रू ओरल स्टेज। ठीक, तो ये कंसेप्ट होता है, यहां पर हम रिग्रेशन की बात करते हैं। एक और ऐसे ही डिफेंस मैकेनिज्म जहां पर हमें मिलता है यहां पर एक हमारे पास एक और डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कन्वर्जन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज unconscious shifting of emotions from an unconscious impulse to a less threatening external object। जैसे सपोज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं इसको लिख देता हूं एक बार, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, या हमारी उस एंजाइटी को किस तरीके से काम डाउन करने की कोशिश कर सकता है? क्या कहा मैंने? अनकॉन्शियस शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस बाय अ थ्रेट। एक थ्रेट से, जिस चीज से डर लग रहा था, उससे कहीं ना कहीं एक इमोशन में शिफ्ट आया, फ्रॉम एन अनकॉन्शियस इम्पल्स टू अ लेस थ्रेटनिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विच इज देन फेल्ट टू बी द सोर्स ऑफ थ्रेट। ठीक, अब इसको थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल से।
फॉर एग्जाम्पल एक इंसान अपने जॉब से बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, एंशियस है, डर लग रहा है कि उसकी जॉब ना छूट जाए या वो चला ना जाए। तो जिस इंसान को, हमारे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफेंसेस हो सकते हैं। किस तरीके से डिफेंस हो सकते हैं? एक इंसान क्या कर सकता है कि अपने लिए, क्योंकि अगर वो ओरल स्टेज में फिक्सेटेड है या रिग्रेस कर रहा है, रिग्रेशन आ रहा है, तो वो क्या करेगा? हो सकता है चाय पी ले, हो सकता है स्मोकिंग कर ले, ठीक है, हो सकता है अल्कोहल का यूज कंजम्पशन कर ले। बट वहीं के वहीं अगर उसको एक थ्रेट ऐसा दिखता है जो कि जिसपे एंगर आ रहा है, तो वो उसे पता है कि वो अपने बॉस को तो कुछ नहीं बोल सकता, तो वो क्या कर देता है? पत्थर पे लात मार देता है। तो वो जैसे ही पत्थर पे लात मारता है, ये उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म था। उसके मन में जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट आ रहा था, उसको उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो कि लेस थ्रेटनिंग था। ठीक, तो ये एक और तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट, जिस तरीके से इंसान अपनी ईगो को जो है सेटिस्फाई कर सकता है। या बहुत बार बच्चों में भी ये चीज देखी जा सकती है कि बच्चे अगर गुस्सा होते हैं तो वो टेबल पे बहुत जोर से हाथ मारते हैं, बहुत जोर से मुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वो डिस्प्लेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और यहाँ पर उसकी ईगो जो होती है इंसान की, जो सेल्फ सेंटर्डनेस एक कंसेप्ट है रियलिटी प्रिंसिपल का, वो कहीं ना कहीं शट डाउन हो जाता है उस दिन के लिए। सो आई होप कि अगेन आपको मेरे लेक्चर्स और आज का लेक्चर भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। जिस तरीके से आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे शॉर्ट्स देखते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं मेरे चैनल को, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मैं नए नए टॉपिक्स रोज फॉर क्लास 12th राइट नाउ अवेलेबल करवाता रहूंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एज वेल। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज।